नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 28 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हेडलाइन देखिए क्या है। बंगाल इलेक्शन एंड हो गया है, तो कैंपेन एंड हो गया है, तो लास्ट फेज़ का वहाँ पर इलेक्शन होगा जिसके बाद से ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा हेडलाइन जो है जहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे वो है कि माइक्रोसॉफ्ट न्यारा ब्लॉक, ये समझेंगे हम लोग कि क्या है ये। सरकार ने अब सोचा है कि गवर्नमेंट के जितने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कम्युनिकेशन, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, रक्षा, इन सब में अब स्वदेशी क्लाउड बेस्ड सर्विस का यूज किया जाए। जितने भी विदेशी कंपनियां क्लाउड बेस्ड सर्विस दे रही हैं उनको गवर्नमेंट के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखा जाए, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस टॉपिक को तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक दो स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चले कि आप सही पढ़ रहे हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये भारत अफ़गानिस्तान का टॉपिक है भाइयों बहनों, जो हमने 14 अक्टूबर 2025 को पढ़ा था, जो आपके कल के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि भारत और अफ़गानिस्तान के संबंधों के बारे में बताएं। अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा हुई थी, उस दौरान हमने इसको डिस्कस किया था। ये EFTA का टॉपिक है भाइयों बहनों। देखिए ये भी हमने डिस्कस किया था। EFTA व्यापार संधि, ये भी कल आपके एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये पंचशील इत्यादि का टॉपिक है, गुटनिरपेक्ष का टॉपिक है। नेहरू वाला जो कल सवाल पूछा गया है, नेहरू जी के आदर्शवादी और यथार्थवादी, करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशन प्लेलिस्ट में मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पसंदीदा वीडियो है वो यही था, जिसे मैंने विदेश नीति के बेसिक्स समझाए थे। उस दौरान हमने इन सारे मूल्यों पर आधारित विदेश नीति की डिटेल में चर्चा की थी। कल सवाल पूछा गया है, उसके कमेंट सेक्शन में शायद आपको ये कमेंट मिल जाएगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। उसके अलावा ये टॉपिक मैंने 21 मार्च को शेयर किया है। 21 मार्च को शेयर किया है। पहला टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग विनियम अधिनियम, यहाँ से सवाल पूछा गया है पहला टॉपिक से। दूसरा टॉपिक है भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, इससे भी सवाल पूछा गया। EFTA वाले में आधा सवाल EU का ट्रेड डील था और आधा सवाल EFTA के बारे में था। सबसे बड़ी जो कल मुझे सीख मिली है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट, निबंध के पेपर जिस दिन हुए हैं सैटरडे को, उस दिन शाम को मैंने कुछ चुनिंदा बच्चों को भी भेजा, क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ था बिना पैसे लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट मैंने ग्रुप के बाहर भी कुछ बच्चों को भेजा। और कल जब परीक्षा हुआ तो मैंने उन्हें दिखाया कि पहला दूसरा टॉपिक पूछा गया है, तो उन्होंने बताया कि मैंने पढ़ा ही नहीं ये टॉपिक। ये इस कारण से नहीं पढ़ा क्योंकि उनको लगा हुआ कि भाई ये टॉपिक है, क्या इस पर भरोसा करना, और आगे बढ़ गए वो। सेम पहला टॉपिक से सवाल पूछा। सोचिए आप किसी को कोई टॉपिक भेजें और उसका वो पहला टॉपिक भी ना पढ़े। इससे मुझे भी कल सीख मिली कि जिन्हें प्यास उन्हें ही पानी देना चाहिए, बाकियों को छोड़ देना चाहिए उनके हालात पर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक देखिए क्या। आप लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर भी है। जिन्हें अचीवर ग्रुप ज्वाइन करना हो डेली प्रैक्टिस के लिए, इससे बेहतर कहीं मिल जाएगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इसमें प्राइस कम कर दिया है, 499 पर मंथ कर दिया है। NCERT बेस्ड रिवीजन करते हैं डे बाई डे, 100 MCQ ओरिजिनल सही MCQ, साइंस के डेली लाइफ और एग्जाम्पल पर आधारित MCQ, वो जब जुड़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से एक PDF ग्रुप में अगर आपको ऐड होना हो मई जून जुलाई के लिए, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं, पेड PDF ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो मैसेज कीजिएगा। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है, और प्लीज़ जितनी बार एग्जामिनेशन हुए हैं 67 से मैं पढ़ा रहा हूँ। हर बार एग्ज़ाम के बाद मैं ये प्रूव करता हूँ कि देखो यहाँ से आया, फिर से स्टूडेंट्स भटक जाते हैं, फिर से वो वहीं जाएंगे जो ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा दिख रहा है, जो ज़्यादा बिक रहा है, और उस चक्कर में फिर परेशान हो जाते। करंट अफेयर BPSC के टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप गलत जगह पर हैं। एक एक टॉपिक पढ़ाया है, नॉट अ सिंगल टॉपिक बाहर आया जो पढ़ाया है उससे। स्क्रीनशॉट ढूंढने का समय नहीं है, नहीं तो लगा देता मैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था। PT में भी पूछेगा यहाँ से, इसलिए कृपया कंसंट्रेट करके सीरियसली पढ़ें, नहीं तो छोड़ दें, कहीं और पढ़ लें। यहाँ पढ़ते हैं तो सीरियसली ही पढ़ें।
देखिए पहला टॉपिक क्या है, भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आखिरकार यह फैसला ले लिया गया है। क्या है ये फैसला, क्या है ये? किसी को तो होश आया कि भाई ये फैसला लेना चाहिए। बढ़ते भू राजनीतिक और दुनिया में जो तनाव बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कोई भी देश संप्रभुता को हासिल करना चाहेगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रक्षा, सुरक्षा, बिजली, कम्युनिकेशन, ऊर्जा के हमारे जो थर्मल पावर प्लांट हैं या कोई भी पावर प्लांट हैं, वो सब आज भी विदेशी क्लाउड सर्विस पर बेस्ड हैं। क्लाउड सर्विस मैं आपको समझाऊंगा, बस इत्मीनान से देखिएगा। क्या हुआ है, साइबर सुरक्षा खतरों के बीच भारत सरकार एनर्जी, दूरसंचार, बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपनियों के लिए मेड इन इंडिया स्वदेशी सॉवरेन क्लाउड सिस्टम का उपयोग अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। और यह अनिवार्य कर दिया जाएगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हुआ क्या, नायरा एनर्जी और माइक्रोसॉफ्ट का एक विवाद सामने आया था पिछले वर्ष, जिसके बाद इस साल सरकार की नींद खुली कि हाँ भाई ये तो हमारे लिए कंसर्न का चीज़ हो सकता है। इसलिए सरकार ने अब सोचा कि इसको करना चाहिए। बहुत पहले सोचना चाहिए था। सरकार की आंख पिछले साल 2025 में घटी नायरा एनर्जी माइक्रोसॉफ्ट विवाद से उभरा है, जिसके कारण से उनकी आंखें खुली और कहा जा रहा है कि वेकअप कॉल कहा जा रहा है गवर्नमेंट के लिए। हुआ क्या था कि रूस से तेल खरीदने के कारण यूरोपीय संघ ने हमारे नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगा दिए थे। नायरा एनर्जी में 49.13% शेयर जो है ये रूस की एक तेल कंपनी है जिसका नाम है रोजनेफ्ट। रोजनेफ्ट नाम है। हाल ही में चर्चा में रहा रोजनेफ्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। फिर आप बोलोगे कहाँ से पूछ लिया, सरप्राइज कर दिया पेपर में। 4 ऑप्शन रहेंगे, बताइए रोजनेफ्ट हाल ही में चर्चा में रहा क्या है। तो रूस की एक दिग्गज तेल कंपनी है जिसका हिस्सेदारी नायरा एनर्जी में 49.13% था। तो जब रूस पर प्रतिबंध लगा ईयू के कारण से, तो भारतीय इस कंपनी के द्वारा जो माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस यूज की जा रही थी उसको रोक दिया। सोचिए जरा कि कल को अमेरिका के साथ हमारे किसी भी कारण से संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपनी सारी सर्विस बंद कर दे, तो ना तो ये वीडियो आपको मिल पाएगा, ना तो आप अपने कंप्यूटर को चला पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैंने एक हाइपोथेटिकल केस बताया, ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इन प्रतिबंधों के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी को अपनी तकनीकी सहायता और क्लाउड सेवाएं जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम एक सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम एक सॉफ्टवेयर होता है जो ह्यूमन और जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं आपके पास उन सब के बीच में कोलैबोरेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पर बैठ के काम करते हैं सारे के सारे। आपने देखा भी होगा शायद, अगर आपने आईटी कंपनीज में काम किया होगा तो इसका उपयोग भी किया होगा। तो ये इसका जो टीम का था सॉफ्टवेयर और आउटलुक जैसे जो प्लेटफॉर्म थे उन सब को बंद कर दिया नायरा एनर्जी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने। हमारे ही डेटा, हमारे ही देश में, हमारी ही कंपनी का किसी विदेशी कंपनी ने सारा टेक्निकल चीज़ बंद कर दिया। इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है टेक्नोलॉजी के ज़माने में नव उपनिवेशवाद। इम्पैक्ट और लीगल बैटल, इसके कारण नायरा एनर्जी कर्मचारियों पूरी तरह से भुगतान किए गए। लाइसेंस होने के बावजूद आपने लाइसेंस्ड वाला सॉफ्टवेयर लिया, पेड सॉफ्टवेयर लिया है, अपने ही डेटा संचार चैनल उपकरणों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बाद में नायरा एनर्जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद से सेवाएं बहाल की गई और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यह गलती से हो गया था। लेकिन सरकार को लगा कि कल को ये गलती जानबूझ करके भी किया जा सकता है। क्लाउड सर्विस क्या होता है बंधुओं, क्लाउड सिस्टम क्या होता है, तो ज़रा उसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा साधारण भाषा में। सरकार की मुख्य चिंताएं क्या हैं? डेटा तक पहुंच का छीनना। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में आपका एक्सेस रोक दिया जाए, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन है, आपका एक्सेस रोक दिया जाए, आप कितना भी पासवर्ड डालें, कुछ भी डालें, आपके फ़ोन को बंद कर दे, कर सकता है गूगल, है ना। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा खतरे,
क्रिटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, बिजली का हो गया, पावर सप्लाई हो गया, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अगर इनको लेकर के खतरा उत्पन्न हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। जियोपॉलिटिकल जोखिम भी है। सरकार नहीं चाहती कि विदेशी प्रतिबंधों का या भूराजनीतिक तनाव के कारण भारतीय कंपनियों का कोर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात पंगु बन जाए। इसलिए सॉवरेन क्लाउड, ऐसा क्लाउड जो पूरी तरह से देश के कानून नियंत्रण में हो, की मांग उठ रही है। जैसे पिछले साल आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड सर्विस है वो ठप पड़ गया था, तो पूरी दुनिया के आईटी कंपनी जितनी थी सब में उस दिन छुट्टी जैसा हो गया, तो मस्त कॉफ़ी चाय पी रहे थे क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा था। यही माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ये काम नहीं हो पा रहा था। क्लाउड सर्विस के बारे में बताऊंगा अभी मैं। इस नीति को लागू करने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारतीय क्लाउड सेवा प्रदाता अभी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं है। वो अमेरिका के अमेजॉन AWS सेवा है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड के उन्नत सिस्टम की बराबरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो करना ही चाहिए, शुरुआत तो करना ही चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले ही सरकार ने अब ऑफिशियल तौर पर सरकारी जितने भी काम होते हैं उसके लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑफिस आता है, पावर पॉइंट आता है और भी ढेर सारे एक्सेल का चीज़ उसमें आ जाता है, तो सारे जो हैं इसको सरकार ने ऑफिशियल तौर पर यूज करना बंद कर दिया। अब इसकी जगह जो भारतीय ऐप आया, भारतीय है, 100% भारतीय। क्या उसका नाम जानते हैं आप? कुछ दिन पहले सरकार प्रमोट भी कर रही थी। नहीं जानते हैं तो कृपया गूगल कीजिए और देखिए कि कौन सा है वो। बहुत ही बेहतरीन है, माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने वाला है वो। सरकार अब उसका आधिकारिक स्तर पर उपयोग कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करना, ऑफिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है। मेल सर्विस भी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का उन्होंने छोड़ दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसी प्रकार से इस प्रकार की चीज़ों को भी सरकार छोड़ने जा रही है। क्लाउड बेस्ड सर्विस को तो पहले ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारा सारा डेटा कहीं ना कहीं अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के सर्वर पर अपलोड हो रहा है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेटा अपलोड हो रहा है और अगर इनके पास डेटा हमारा जा रहा है तो कोई सॉवरेनिटी नहीं है, क्या पता उस डेटा का कहीं और भी यूज़ किया जाए। क्लाउड क्या होता है? मान लीजिए आपको अपने घर में रोशनी के लिए बिजली चाहिए, तो क्या आप अपना खुद का पावर प्लांट या जनरेटर लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी बिजली कंपनी से कनेक्शन लेंगे, जितना मीटर लगेगा उतना बिल आप भरते हैं। इसी को क्या कह दिया जाएगा? क्लाउड। जैसे अगर आपको बहुत बड़े स्तर का डेटा सेव करना है, जब बहुत बड़े स्तर का मैं कह रहा हूँ तो टेराबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट में भी हज़ारों टेराबाइट के डेटा होते हैं, या कहीं से भी बैठ के उसको एक्सेस करना हो तो आप इसका यूज करते हैं। क्लाउड सेवा बिल्कुल वैसी ही है। कंपनियों को अपना डेटा सेव करने, वेबसाइट चलाने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर सर्वर चाहिए होते हैं। वे खुद के महंगे सर्वर खरीदने के बजाय इंटरनेट के जरिए अमेजॉन या गूगल जैसी कंपनियों के सर्वर किराए पर लेती हैं और यही सर्वर होता है जो ऑनलाइन होता है, इसको कहीं से भी बैठ के एक्सेस किया जा सकता है। इसी को कह दिया जाता है क्लाउड बेस्ड सर्विस। जिसका इस्तेमाल करती हैं उतना पैसा लेती हैं। इन कंपनियों की असल कमाई इन्हीं सब चीज़ों से होती है। तकनीकी परिभाषा, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट, जिसे टेक की भाषा में क्लाउड कहा जाता है, के माध्यम से विभिन्न कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, मांग पर डिलीवरी करना, इसी को क्लाउड कह दिया जाता है। क्या आप क्लाउड यूज़ करते हैं? बिल्कुल करते हैं, आपको नहीं पता होगा। असल ज़िंदगी में गूगल फ़ोटोज़ या गूगल ड्राइव जो आप यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब जो आप देखते हैं, ये सब के सब वीडियोज़ किसी सर्वर पर अपलोड होते हैं, वहाँ से आप तक ये पहुँचते हैं, वहाँ से आपको एक्सेस मिलता है। ये सब के सब क्लाउड बेस्ड सर्विस ही हैं। जैसे नेटफ्लिक्स अगर आप यूज़ करते हैं या कोई और चीज़ यूज़ करते हैं, सब के सब क्या हैं? तो क्लाउड बेस्ड सर्विस ही है। आप अपने गूगल ड्राइव में कहीं पर भी लॉगिन करके, देश के किसी भी कोने से लॉगिन करके चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या है? ये क्लाउड बेस्ड सर्विस ही है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। व्यवसाय और सरकार के लिए क्या फ़ायदे होते हैं? तो लागत में कमी होती है क्योंकि सर्वर काफ़ी महंगे आते हैं, लाखों करोड़ों के सर्वर आते हैं, महंगे महंगे बड़े बड़े सर्वर तो और उनको फिर हैंडल करने के लिए आपको आईटी प्रोफेशनल्स भी रखने पड़ते हैं, नेटवर्किंग वाले प्रोफेशनल्स रखने पड़ते हैं, जिन सब के कॉस्ट होते हैं, उनकी सैलरी होती है। तो इन सब से सरकारें बच जाती है, कंपनियां बच जाती हैं। स्केलेबिलिटी और विस्तार, कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, कहीं से भी पहुंच होता है, इसके कारण से सरकार क्लाउड इत्यादि का उपयोग करती है। इस टॉपिक को ज़रूर याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ज़रूर ही याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसकी आवश्यकता पूछा जाए तो नायरा एनर्जी और माइक्रोसॉफ्ट विवाद बता दीजिएगा। इसमें चैलेंजेज पूछा जाए तो शुरुआती कॉस्ट ज़्यादा होगा, टेक्निकल चीज़ें हमें थोड़ी ज़्यादा लगेंगी, लेकिन यार एज्योर हो या माइक्रोसॉफ्ट टीम हो
या फिर गूगल क्लाउड हो या AWS हो अमेज़ॉन का, ये सब भारतीय टेक्निकल फील्ड के लोगों ने बनाने में इसको मदद किया है। हमारे आईटी इंजीनियर इतने शानदार होते हैं कि वो इन सब चीज़ों को बनाते हैं, तो अपने यहाँ नहीं बना सकते हैं क्या? आप खर्चा तो करो। आपको पता है भारत जो 5th पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है, भारत फाइटर जेट बना रहा है। फाइटर जेट दुनिया में बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो इस पर काम कर पाते हैं। सरकार के ज़रा मानसिकता को देखिए। यहाँ पर इनको बनाने वाले लोगों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, उनके लिए तनख्वाह रखा गया था 70,000 पर मंथ। 70,000 पर मंथ में इस कंपनी में कोई काम करने क्यों आएगा जो इतने ज़्यादा स्किल्ड लोग होते हैं कि दुनिया में उनको 70 करोड़ का भी जॉब मिल जाएगा, 70,000 को कौन पूछेगा? तो मेंटालिटी में सबसे पहले सुधार करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकिंग में सुधार करना पड़ेगा कि आपको ह्यूमन कैपिटल अगर बहुत ही बेस्ट है तो उसको अपने दायरे से बढ़ करके आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी कोई काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेंगे। हालांकि सरकार ने अगर ठाना है तो कर सकती है, कर भी ले जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, और बहुत ज़रूरी भी हमारे लिए। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तकनीकी संप्रभुता। सवाल पूछा जा सकता है निबंध में, तकनीकी संप्रभुता आज के समय में आवश्यकता क्या है और चुनौतियां क्या हैं, इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है। तकनीकी संप्रभुता, आवश्यकता एवं चुनौती, इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। आपसे निबंध के लिए नोट कर लीजिएगा, कल को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अपने रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी कहाँ जा रहे हैं? अब जर्मनी गए थे कुछ दिन पहले, अब कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं बिश्केक, किर्गिस्तान। पता है आपको कहाँ है? सारे स्थान एक ही जगह पर हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, सारे स्थान एक ही जगह पर हैं। उज़्बेकिस्तान थोड़ा सा इधर हो गया, कैस्पियन सी के वेस्टर्न कोस्ट पर, जहाँ पर कॉप का भी आयोजन हुआ था, याद होगा आपको, बाकू में। किर्गिस्तान, बिश्केक हो गया, ये सब के सब क्या हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह बैठक मंगलवार को बिश्केक, किर्गिस्तान में आयोजित हो रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाल ही में बिश्केक में आयोजित, बीपीएससी कैसे सवाल पूछती है, हाल ही में अप्रैल 2026 में बिश्केक में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? इस प्रकार सवाल पूछता है वो, ठीक है, इसको जरूर याद रखें। इस बैठक के सदस्य देशों के रक्षा मंत्री मुख्य रूप से क्षेत्र के रक्षा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार से अंतर्राष्ट्रीय शांति, आतंकवाद का मुकाबला, एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग, इसको लेकर के वहाँ पर चर्चाएं होंगी। भू राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? इस वर्ष के एससीओ बैठक बहुत ही संवेदनशील समय में हो रही है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में क्राइसिस आया हुआ है, जिससे सारे एससीओ के देश प्रभावित हो रहे हैं, बाय एनर्जी, बाय और भी चीज़ें जिसके लिए चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। इसलिए ये सारे देश जो हैं युद्ध के छाया में इस प्रकार की बैठक को आयोजित कर रहे हैं। क्षेत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक संगठन होने के नाते एससीओ इस संघर्ष के प्रभाव को कम करने के उपायों पर भी विचार कर सकता है। विचार तो करेगा ही कम से कम, उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता है। भारत का पक्ष और रुख क्या है? इस मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत बैठक में निम्नलिखित बातों पर जोर देगा। वैश्विक शांति, जीरो टॉलरेंस आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को भारत आगे बढ़ाएगा। ये सब तो हो गई बातें जो वहाँ पर होगा। उसमें याद करने लायक क्या था? एक ही चीज़ की, राजनाथ सिंह जी बिश्केक जा रहे हैं जो किर्गिस्तान में है, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए जा रहे हैं। बस इतना ही फैक्ट उसमें याद करना था। अब है नेक्स्ट एससीओ के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, जहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुई। वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। संस्थापक चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। संस्थापकों के नाम याद रखिएगा। इसकी स्थापना शुरुआत में जो हुआ था ना, संघाई 5 के नाम से, और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि चीन इन देशों के साथ में अपने सीमा विवाद को सुलझा सके। लेकिन धीरे धीरे करके सनह सनह यह क्या हो गया, तो एक रीजनल
एक बहुत ही शानदार सा एक गुट बनकर उभरा, जिसमें 2017 में रूस की लॉबिंग के बाद भारत जुड़ा, तो चीन के लॉबिंग से पाकिस्तान को भी जोड़ दिया गया, और इसमें ईरान 2023 में, बेलारूस जुलाई 2024 में नवीनतम सदस्य बना है। याद रहेगा, ईरान भी इसका मेंबर, पाकिस्तान भी मेंबर, भारत भी मेंबर, रूस भी मेंबर, चीन भी मेंबर, उज़्बेकिस्तान भी मेंबर है इसका, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब मेंबर हैं। इसको आपको याद रखना है, सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता बनाए रखना, व्यापार, अर्थव्यवस्था, इन सब चीज़ों पर बात करना। इसका एक संगठन है रैट्स। एससीओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विंग है जिसे रैट्स कहा जाता है। इसका काम क्षेत्र में आतंकवाद पर रोक लगाना है और इसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। भारत के लिए महत्व, तो भारत के लिए एससीओ काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेंट्रल एशिया के सारे मुद्दे हम यहाँ पर उठा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दिनेश त्रिवेदी जी। कौन है? इंडियन इन्वॉय टू ढाका, बांग्लादेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेता दिनेश त्रिवेदी को ढाका, बांग्लादेश से भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में उच्चायुक्त प्रणय वर्मा की जगह पर लेंगे। ये प्रणय वर्मा का भी नाम याद रखेंगे आप लोग, वर्मा जी का भी, और उसकी जगह पर दिनेश त्रिवेदी जी जा रहे हैं, इनका भी नाम याद में रखेंगे। क्या है भाई, भारत बांग्लादेश के बीच में संबंध जो है अब नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लोग पहले से फॉलो कर रहे होंगे, पिछले साल से जब से बांग्लादेश के साथ रिश्ते हमारे ख़राब हुए थे, मैंने कहा था कि इलेक्शन के बाद हमारे रिलेशन सही होने शुरू हो जाएंगे। इलेक्शन तक जितना उबार है उनके अंदर भारत विरोधी सब निकल जाएगा। इलेक्शन के बाद हमारे रिलेशन नॉर्मल होने लग गए हैं। हमारे एनएसए की, वहाँ के एनएसए से वार्तालाप हुई। एक छोटा सा कहानी बताता हूँ जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हमारे एनएसए की, वहाँ के एनएसए से कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई। आप गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो हमारे R&AW ने बांग्लादेश को इन्फॉर्म किया कि आपके एयरफोर्स में ISI की बहुत बड़ी पैठ हो गई है। ISI पाकिस्तान की बहुत बड़ी पैठ हो गई है और बहुत सारे आपके एयरफोर्स के जो एयरमैन हैं वो उनकी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर के बांग्लादेश की आर्मी को भी कहीं न कहीं, जो कि प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती बांग्लादेश की आर्मी, क्योंकि भारत में ट्रेंड हुए हैं तो इसलिए प्रोफेशनल है वो, कट्टरपंथी विचारधारा उनके अंदर अभी कम है, कमज़ोर है ना। तो इसलिए आप इन पर थोड़ा सा नज़र रखें। भारत ने नाम की सूची तक सौंपी। उसके बाद से बांग्लादेश में क्रैकडाउन शुरू हुआ और कितने एयरमैन गिरफ्तार हुए? 100 एयरमैन को गिरफ्तार किया गया बांग्लादेश के सरकार में जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वहाँ की, उनके द्वारा। ये एक बियॉन्ड द बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई थी जो भारत ने बांग्लादेश की मदद करने के लिए किया और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे लोगों को हमने पकड़वा दिया। देखिए क्या है, पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार के दौरान यह पहली बार है जब किसी गैर IFS अधिकारी या राजनीतिक नेता को दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि IFS से भी ज़्यादा भी पॉलिटिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हमारे। डिप्लोमेटिक रिलेशन तो बाद में बनेगा, पहले पॉलिटिकली तो थोड़ा सा सही हो हमारे रिलेशन, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो गए थे पिछले कुछ सालों में। इसके कारण से इस प्रकार के आदमी को नियुक्त किया गया है जो फॉरेन सर्विस बैकग्राउंड से नहीं है बल्कि राजनीतिक बैकग्राउंड का साफ छवि का इंसान है, तो उन्हीं को नियुक्त किया गया है। इस बदलाव का कारण कूटनीतिक रणनीति क्या है? अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद फरवरी 2026 में BNP की भारी जीत हुई। भारत बांग्लादेश संबंध एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। संबंध को सुधारने के लिए एक अनुभवी राजनेता चाहिए था, जिसके कारण से इनको नियुक्त किया गया है। यह नीति आंशिक रूप से अमेरिकी ट्रंप प्रशासन से भी प्रेरित है, जहां राजदूत के पदों पर कैरियर डिप्लोमेट की जगह पर पॉलिटिकल नियुक्तियां की जा रही हैं। इसलिए भारत सरकार ने भी किया, हालांकि भारत सरकार ने अपने कारणों से किया है, न कि केवल अमेरिका से देखते हुए। नेक्स्ट टॉपिक है, ये भारत और अमेरिका के इतिहास में किसी भारतीय कंपनी के द्वारा पहली बार इतने बड़े स्तर पर पैसा देकर के अमेरिका की कंपनी को अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको खरीदा जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। ये सन फार्मा है। सन फार्मा का नाम शायद आपने सुना होगा, देश की सबसे बड़ी फार्मेसी में से एक है ये, और इसके शेयर भी काफ़ी महंगे बिकते हैं। अब कल इसके शेयर में 8% का उछाल आया है। तो सन फार्मा ने अमेरिका की कंपनी है जिसको खरीदा है, उसी के बारे में यह न्यूज़ है। यहाँ से प्रीलिम में सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा ने अमेरिका स्थित
ऑर्गेनन एंड कंपनी का 11.75 बिलियन लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इसका नाम ध्यान में रखेंगे, ऑर्गेनन एंड कंपनी को का मतलब कंपनी हो रहा है, ऑर्गेनन एंड कंपनी को उन्होंने 1.10 लाख करोड़ रुपए में एक्विजिशन करने जा रही है सरकार सन फार्मा। इसको आप याद रखेंगे। यह किसी भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिका में किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा निवेश है और 100% ट्रांजैक्शन कैश में किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ऑर्गेनन क्या है? तो यह न्यू जर्सी स्थित वैश्विक हेल्थ केयर की कंपनी है। 2021 में प्रसिद्ध फार्मा कंपनी मर्क, जिसे अमेरिका के बाहर MSD के रूप में जाना जाता है, इससे अलग होकर के यह कंपनी बनी थी। यह मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और सामान्य दवाओं में एक ग्लोबल लीडर है और उस लीडर को भारत की कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया है, इसको खरीद लिया है, एक तरीके से कह सकते हैं। ये अगले साल तक डील फाइनल हो जाएगा। इसके पास में 70 से ज़्यादा वैश्विक उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं जिसको यह बेचती है। सौदे की संरचना और फंडिंग, अधिग्रहण का तरीका पूरी तरह से नकद में होगा। विलय ऑर्गेनन का विलय सन फार्मा की एक सहायक कंपनी के साथ किया जाएगा। हालांकि विलय के बाद भी ऑर्गेनन अपनी कॉर्पोरेट पहचान, संचालन और संरचना को बनाए रखेगा और यह सौदा 2027 में पूर्ण हो जाएगा। दोनों कंपनियों के नाम आपको याद में रखने हैं। भारत फार्मास्यूटिकल में ग्लोबल लीडर है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण से, चीन से API आने के कारण से। API यानी कि दवा बनाने का रॉ मटेरियल सॉल्ट जो होता है, इसके कारण चैलेंजेस भी आए हैं। फिर भी हमारी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है और अभी उन्होंने अमेरिका और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा किया है। सन फार्मा को क्या लाभ होगा? बायोसिमिलर में दवाओं में यह प्रवेश कर जाएगा। इस सौदे के साथ ही सन फार्मा बायोसिमिलर दवाओं के क्षेत्र में दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हो जाएगी। अब बायोसिमिलर क्या होता है, इसको जरा हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनन के उत्पाद 140 देशों में बिकते हैं। इसके पास यूरोपीय संघ, अन्य उभरते बाजारों में 6 विनिर्माण इकाई भी है। इससे क्या होगा, सन फार्मा के पास में यूरोप का भी बाजार पहुंच हो जाएगा और भी मजबूत हो जाएगा। ऑलरेडी ये कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, आप समझ ही सकते हैं कितनी बड़ी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, बायोसिमिलर का मतलब देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, एक ऐसी दवा होती है जो पहले से स्वीकृत या इस्तेमाल की जा रही किसी मूल जैविक दवा के बिल्कुल समान होती है। जैसे पता नहीं आपको याद होगा या भूल गए होंगे, मुझे पता है। कुछ दिन पहले हमने, और नॉर्मल चीज़ है भूलना गुरु, मैं भी भूल जाता हूँ, आप क्यों नहीं भूलेंगे। कुछ दिन पहले हमने कैंसर की दवा के बारे में पढ़ा था जो बहुत महंगी है, लेकिन हमने पढ़ा था कि जब आने वाले 2-3 सालों में इस कंपनी का पेटेंट ख़त्म होने वाला है और उस पेटेंट ख़त्म होने के बाद से इस दवा को सस्ता बेचा जा सकता है। तो जिस कंपनी के पास पेटेंट है उस दवा का, उसी दवा को कोई दूसरी कंपनी सेम सॉल्ट में किसी और नाम से सस्ता जो बेचती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोसिमिलर मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे क्या हम कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक बुखार की दवा है जो आती है कितने रुपए की, तो 200 रुपये की। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई कंपनी है जो इसका पेटेंट जब जैसे ही ख़त्म हुआ, इस दवा के पेटेंट जैसे ही जिस कंपनी बनाया तो उसका ख़त्म हो गया। पेटेंट की अवधि होती है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। उसके बाद से अन्य कंपनियां इसी दवा को सस्ते में बना करके बेचेंगी। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, सेम काम करेगा ये भी दवाई। इसको क्या कह देंगे? बायोसिमिलर मेडिसिन कहा जाता है। देखिए जरा अब क्या होता है, एक ऐसी दवा जो पहले से स्वीकृत इस्तेमाल की जा रही मूल जैविक दवा के बिल्कुल समान है। सरल शब्दों में, जब किसी बड़ी कंपनी को ओरिजिनल जैविक दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है, दूसरी कंपनियां उसके जो कॉपी बनाती हैं उसको ही बायोसिमिलर कहा जाता है। इसका उपयोग सभी जगहों पर किया जाता है। जेनेरिक दवा और बायोसिमिलर दवाओं में अंतर क्या होता है? तो किसकी कॉपी, या रासायनिक दवाओं की कॉपी होती है या जैविक दवाओं की कॉपी होती है? बायोसिमिलर दवा जो होती है, बनाने का स्रोत, इन्हें लैब में रासायनों को मिलाकर के बनाया जाता है। इन्हें जीवित कोशिका, लिविंग सेल्स जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट इत्यादि से विकसित किया जाता है। इसको बायोसिमिलर, बायो शब्द इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि यह जीवों से, सेल से, छोटे छोटे जीवों से यह बनाई जाती है। क्या है? यह मूल दवा की बिल्कुल 100% कार्बन कॉपी जैसी होती है। ये जो होती है बायोसिमिलर, जीवित चीज़ों से बनने के कारण से 100% सेम नहीं हो सकती, 99% तक इसमें एक्यूरेसी होती है। तो ये अंतर होता है किसमें? बायोसिमिलर में और जेनेरिक दवाओं में। ये भी याद रखिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक ये रहा DMRC वाला, कल का टॉपिक। DMRC की वैश्विक शाखा, पहले के CEO बने हैं संजय जमुआर।
डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति इंटरनेशनल देश से बाहर विस्तार करने के लिए अपना समर्पित वैश्विक शाखा, क्योंकि डीएमआरसी एक बहुत ही शानदार कंपनी है जिसने वैश्विक लेवल का मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बनाया हुआ है। इतने अच्छे मेट्रो ना तो न्यूयॉर्क में चलते हैं न दुनिया के किसी और देश में चलते हैं जितना बेहतरीन मेट्रो अपने देश में चलता है। आप अगर आए होंगे तो आपने देखा भी होगा। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड DMIL एक कंपनी बनाया गया है जो इसी का एक एंटिटी होगा जिसका काम होगा दुनिया में अब अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्ट बनाना। कि पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में संजय जमुआर को नियुक्त किया गया। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि पहले CEO हैं। DMIL क्या है? तो DMRC ने पिछले 25 अगस्त को ही अपने एक सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड का नाम बदलकर DMIL कर दिया है। क्या होगा? केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि DMIL भारत और विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अब यह परियोजनाओं को उठाएगा। वह एक पूर्व भारतीय रेलवे यातायात सेवा का अधिकारी हैं, IRTC के अधिकारी हैं। 1998 में DMRC में शामिल हुए थे। तब वो इसके संचालन रखरखाव विभाग के पहले कर्मचारी थे और उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया। उनके पास भारतीय रेलवे DMRC के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, मध्य पूर्व, यूरोप में भी अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भी काम करने का इनके पास अनुभव है। इसलिए संजय जमुआर को इस पद पर नियुक्त किया गया है। जरूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा प्रीलिम एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या। नेक्स्ट टॉपिक है अशोक लाहिरी जी के बारे में। कौन है? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहिरी। पहले यह हमारे किसी ज़माने में बहुत पहले हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र भी हुआ करते थे। भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार लाहिरी को नियुक्त किया गया है। वे सुमन बेरी की जगह पर लेंगे जिनका कार्यालय इसी महीने में उनका कार्यकाल एंड हो रहा है। नीति आयोग का पुनर्गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होते हैं। इस नियुक्ति के साथ ही इस नीति आयोग के पुनर्गठन की भी घोषणा की गई है। राजीव गौबा हैं, KV राजू, गोवर्धन दास वर्तमान में IISER भोपाल के निदेशक हैं। अभय करदिंकर, M श्रीनिवास जैसे लोगों को अब नियुक्त किया गया है। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे थे 2002 से 2007 के टाइम पीरियड में। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर भी रहे हैं अशोक लाहिरी जी। इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण ऑर्बिटल लॉन्च होने वाला है। प्राइवेट कंपनी विक्रम वन नाम है। भारत की प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। पहली बार ऐसा कुछ होगा जिसको लॉन्च किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका के जैसे SpaceX है और भी है, वहाँ पर ब्लू ओरिजिन करके है, अमेजॉन का है शायद। इसी तरह से भारत की एक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी बनने जा रही है जो एक कक्षीय ऑर्बिटल स्पेस रॉकेट लॉन्च करने जा रही है। ऑर्बिटल स्पेस रॉकेट लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम होगा विक्रम-1। कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में हैदराबाद में विक्रम-1 रॉकेट की पेलोड फायरिंग की श्रीहरिकोटा के लिए रवाना किया गया। यहाँ से इसे इस साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा। नामांकन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्षमता एक बहुचरणीय मल्टी स्टेट प्रक्षेपण यान है जिसमें ठोस तरल ईंधन वाले इंजन लगाए गए हैं। सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल बेस्ड इंजन लगे हैं। 350 किलोग्राम तक का उपग्रह LEO में लेकर के जा सकता है। ये पहली बार इस तरह के काम कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, इसलिए इसको शाबाशी तो देना ही चाहिए। LEO या पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर ऊपर तक अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करेगी। ये आजकल स्टारलिंक जैसे संचार उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं, उसी प्रकार के LEO में लोअर अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी के नज़दीक का सबसे नीचे का जो ऑर्बिट होता है उसमें यह प्रक्षेपण करेगी। विक्रम-1 को क्या खास बनाती है? तो कार्बन कंपोजिट या पारंपरिक धातुओं की जगह पर कार्बन कंपोजिट से बना है जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है।
3D प्रिंटेड इंजन है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग किया जा रहा है, जो भी काफ़ी ज़्यादा खास है। तो इसको ज़रूर याद रखें, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, अंतरिक्ष नीति का विस्तार है भारत की स्पेस पॉलिसी का, जिसमें हमने प्राइवेट कंपनियों को भी अब रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। लेकिन आपने कभी सुना है कि अंबानी साहब ने अंतरिक्ष में कुछ काम करने का सोचा हो, अडानी साहब ने अंतरिक्ष में कुछ काम करने का सोचा हो? बिल्कुल भी नहीं। उनसे होटल बनवा लो, मॉल बनवा लो। जबकि अमेरिका के स्पेस एक्स कंपनी जो है वो एलन मस्क का है, वो उड़ते रॉकेट को कैच कर रहे हैं। सोचिए ज़रा किस प्रकार तकनीक होगी। लेकिन अपने यहाँ पर पैसा ही नहीं कोई देना चाहते इन सब चीज़ों में, क्योंकि रिस्क है। ठीक है, इसे ज़रूर याद रखें, इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। बायोसिमिलर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट एक और टॉपिक होगा जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रांसिस जेवियर गोवा के संत हैं, जिनको एक यूट्यूबर ने कह दिया टेररिस्ट हैं। क्यों कहा, इसको भी पढ़ेंगे, और क्यों नहीं कहना चाहिए इसको भी पढ़ेंगे। क्या सच्चाई है, क्या इसमें गलत है, हर चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कल। सेंट जेवियर से जुड़ा हुआ एक चर्च भी है, जिसके वास्तुकला का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो यूनेस्को साइट में शामिल है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अचीवर ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि 5 मई तक के लिए ऑफ़र होगा 499 में जुड़ने का, नहीं तो उसके बाद से फिर से प्राइस बढ़ जाएगा। PDF के लिए ज्वाइन करना हो तो 3 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, मई जून जुलाई के लिए, और आज ही जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।